देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे। इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ में अमित शाह के दफ्तर के बाहर किए गए जोरदार तरीके के अपमानजनक व्यवहार को लेकर अब अलग अलग जगह से भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन के लोगों का पलटवार वाला रुझान देखने को मिल रहा है। दोस्तों बताएंगे कौन बीजेपी के ऐसे नेता है जो अमित शाह के हैं करीबी और जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी लेकर चलते हैं। उनके काफिले में विरोध करते हुए घुस गए इंडिया गठबंधन के नेता, जिसके बाद पूरी रात थाने पर विरोध करते हुए बीजेपी के लोग नजर आए। बताएंगे क्या हुआ पूरा मामला, वहीं पर प्रियंका गांधी की ओर से भी एक ऐसा ही मामला उठाया गया है। दोस्तों जी के साथ में बताएंगे कहां पर भारतीय जनता पार्टी में पार्षद के शामिल होने पर पूरे परिवार को उठाकर लेकर चली गई पुलिस, और राज ठाकरे ने बीजेपी के किस नेता को खुलेआम गाली दी है। दोस्तों जिसे लेकर हुआ है फिर से बवाल शुरू, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट तक सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इस बार महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने मराठी ब्रदर्स यानी ठाकरे ब्रदर्स बाजी मारने की स्थिति में है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और एशिया के सबसे बड़े महानगर पालिका बीएमसी के अंदर कौन चुनाव जीत कर आएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 7 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल के अंदर ईडी के द्वारा रेड मारा जाता है, जहां पर आईपैक के दफ्तर यानी ममता बनर्जी के लिए रणनीति बनाने वाले कंपनी के दफ्तर पर छापेमारी की जाती है, जहां पर ममता बनर्जी भी पहुंचती है दोस्तों। और फाइल ले जाने के आरोप अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से लगाए गए। ईडी का कहना है कि ममता बनर्जी फाइल लेकर चली गई और ममता बनर्जी की ओर से ईडी पर फाइल चोरी करने के आरोप लगाए गए, और लगातार मुकदमेबाजी जारी है, चाहे कोलकाता हाईकोर्ट हो या फिर अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा हो, जहां पर आज सुनवाई हो सकती है। लेकिन कानूनी लड़ाई एक तरफ है दोस्तों, और दूसरी लड़ाई सड़कों पर चल रही है। 8 जनवरी 2026 को दिल्ली के कर्तव्य भवन पर टीएमसी के सांसदों ने अमित शाह के कार्यालय के बाहर जाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ईडी के द्वारा की जा रही गलत छापेमारी को लेकर नारेबाजी की गई दोस्तों। हालांकि इस दौरान टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन के साथ साथ महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के साथ साथ 8 सांसदों को पुलिस के द्वारा घसीट कर ले जाया गया, जिस कारण सोशल मीडिया पर वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ दोस्तों। और तस्वीरें देख देखकर बीजेपी के समर्थकों के खुशियों का परवान चढ़ा हुआ था, लेकिन कुछ दिन के अंदर ही ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से यह परवान नीचे उतार दिया। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा था कि हमारे सांसदों के साथ जो व्यवहार दिल्ली के अंदर किया गया वैसा ही व्यवहार अब बीजेपी वालों के साथ किया जाएगा दोस्तों। इसका असर होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बीते दिन पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर के अंदर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के काफी करीबी नेता और पश्चिम बंगाल के अंदर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में मौजूद अमित शाह के द्वारा जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी प्राप्त कर चुके शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी को घेर कर जबरदस्त तरीके की नारेबाजी की गई दोस्तों। जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी के बावजूद बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के गाड़ी के पास पहुंच गए। भारी संख्या में लगभग 2 दर्जन के आसपास कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे, और शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया है दोस्तों। वो कहते हैं कि मैं रात को तकरीबन 8:20 पर पुरुलिया से लौट रहा था, तब पश्चिमी मेदिनीपुर के चंद्रकोना रोड के इलाके के अंदर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मुझ पर हमला कर दिया। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर किया दोस्तों, और इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने इस घटना पर खुद नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल के विपक्ष की आवाज को दबाना बता दिया, और इसके बाद वो थाने में खुद जाकर अंदर बैठ गए और विरोध करने लगे और बोलने लगे कि मुझे सुरक्षा प्राप्त है जेड कैटेगरी की, इसके बावजूद मेरे काफिले में आकर हमला किया गया, मुझे रोकने का प्रयास किया गया, और उन लोगों की गिरफ्तारी तत्काल की जानी चाहिए जिन लोगों ने मेरे गाड़ी के ऊपर आकर अटैक किया। हालांकि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है दोस्तों, जिससे बीजेपी वाले और ज्यादा फायर हो रखे हैं और नाराज होकर टिप्पणियां कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने पूरी तरीके से छूट दे रखी है। लेकिन ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था कि हमारे सांसदों के साथ में कोई भी दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन सांसदों के साथ में जो बर्ताव किया गया उनको खींच कर दिल्ली पुलिस के द्वारा ले जाया गया और यहां तक की हिरासत में लेकर रात में जाकर छोड़ा गया। तो अब बीजेपी के लोग इंडिया गठबंधन की सरकार से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उनके साथ न्याय होगा, जबकि बीजेपी की सरकार के दौरान अन्याय होता है। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर ममता बनर्जी का बताने का तरीका है कि बीजेपी वालों अगर बबूल का पेड़ लगाओगे तो बबूल ही खाने को मिलेगा, आम खाने को नहीं मिलेगा, यानी दिल्ली में सांसदों के साथ दुर्व्यवहार करो और उसके बाद ये उम्मीद करो कि पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी के नेता के साथ में न्याय होगा, तो ये भ्रम है बीजेपी के नेताओं का जो जल्दी ही दूर हो जाना चाहिए। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें मनरेगा के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के एनएसयूआई के अध्यक्ष विरोध कर रहे थे दोस्तों, और उनके विरोध के दौरान पुलिस वाले ने जो बर्ताव उनके साथ किया और धक्का मारकर सड़क पर गिरा दिया, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि मनरेगा को खत्म करके करोड़ों मजदूरों से रोजगार का अधिकार छीनने के खिलाफ वाराणसी में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के छात्रों पर बर्बरता पूर्वक बल का प्रयोग किया गया और गिरफ्तारी अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मैं कड़े शब्दों में इस कायरतापूर्ण कार्रवाई की निंदा करती हूँ। नरेंद्र मोदी करोड़ों मजदूरों से रोजगार की कानूनी गारंटी
गारंटी छीन रहे हैं और आवाज उठाने वालों पर बल का दुरुपयोग किया जा रहा है। पार्टी का हर कार्यकर्ता इस अन्याय और अत्याचार और दमन के खिलाफ डटकर मुकाबला कर रहा है। यानी भाजपा शासित राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा है दोस्तों, इस पर मीडिया के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन जब पश्चिम बंगाल के अंदर ही ये बात दोहरा दी जाती है तो तुरंत चिल्लाने लगते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था नहीं है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेताओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। अगर आप ये मानते हैं कि भाजपा वालों को पश्चिम बंगाल में उसी तरीके का ट्रीट किया जा रहा है, बर्ताव किया जा रहा है जैसा अन्य राज्यों के अंदर विपक्ष के लोगों को भाजपा ट्रीट कर रही है, दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने आकर विरोध करते हुए अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी को दबाव में आकर 18 सदस्यों को पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन करने और संगठन के कामकाज में बाधा डालने के मामले पर 6 साल के लिए 18 सदस्यों को सस्पेंड करना पड़ा और 18 नेताओं पर जो गाज गिरी है, इससे पहले 52 नेताओं को भी बीजेपी ने निकाय चुनाव के दौरान अब तक हटा दिया है। तो टोटल मिलाकर लगभग 70 के आसपास ऐसे नेता है जिनको 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। 70 के 70 जो नेता है ये निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में उतरे हुए हैं। ऐसे कई और उम्मीदवार अभी भी बाकी है। कुल मिलाकर दोस्तों निकाय चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी में ही लगातार चुनाव लड़ने को लेकर होड़ चल रही है और एक एक सीट पर दो उम्मीदवार कहीं कहीं लड़ रहे हैं और बाकियों को तो हटाना पड़ा है, सस्पेंड तक करना पड़ा। मामला इतना ज्यादा गंभीर था, दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही बोला गया था कि पाकिस्तान के द्वारा किसी भी तरीके की हिमाकत की जाएगी तो उसको एक्ट ऑफ वॉर की तरह लिया जाएगा, यानी युद्ध के उकसावे की तौर पर लिया जाएगा और युद्ध की शुरुआत भी की जा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो परिभाषा चेंज की गई थी दोस्तों, उस परिभाषा के अंतर्गत ये नया मामला आता है या नहीं आता, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल हुआ ये कि जम्मू और कश्मीर के अंदर बीती रात सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी इंडिया और पाकिस्तान की सीमा LOC के पास संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। अधिकारियों के मुताबिक कम से कम 5 ड्रोन के मूवमेंट नजर आए। इसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान को शुरू कर दिया गया। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि सभी उड़ने वाली वस्तुएं सीमा पार से यानी पाकिस्तान से इंडिया की ओर इंडिया के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुई और कुछ देर तक संवेदनशील इलाकों के ऊपर मंडराती रही, पाकिस्तान की ओर बाद में लौट गई। आशंका जताई जा रही है कि ड्रोन के जरिए हथियार और प्रतिबंधित सामग्री भारत में भेजने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान और इसीलिए ये ड्रोन भेजे गए थे। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के द्वारा भारत के बाउंड्री में ड्रोन भेजना क्या ये एक्ट ऑफ वॉर के डेफिनेशन परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है और क्या बीजेपी की सरकार इस पर जवाब देगी? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें महाराष्ट्र के अंदर BMC का चुनाव पूरी तरीके से हाई प्रोफाइल चुनाव बन चुका है दोस्तों। एशिया के सबसे बड़े महानगर पालिका यानी सबसे बजट वाले लगभग 74,000 करोड़ के बजट वाले BMC में चुनाव 15 तारीख को होंगे, यानी मतदान 15 तारीख को होगा और रिजल्ट 16 तारीख को घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में कुछ दिन बचे हुए हैं चुनाव के लिए दोस्तों और लगातार रैलियां चल रही है। ऐसे में ठाकरे भाइयों के द्वारा रैली करने का जो तरीका अपनाया जा रहा है वो है कि शिवाजी मैदान में बड़ी बड़ी रैली करके लोगों को इकट्ठा करके BMC के चुनाव के लिए एकजुट किया जाए। छोटी छोटे नुक्कड़ सभा करने की जगह दोनों भाइयों के द्वारा बड़ी बड़ी रैलियां करके मराठी मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में दोस्तों शिवसेना UBT के नेता उद्धव ठाकरे ने अपने भाई राज ठाकरे के साथ में एक रैली की और शिवाजी मैदान में इस रैली के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी को हम नहीं चाहिए क्योंकि हम उन्हें मुंबई को हड़पने नहीं देंगे। बीजेपी का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद झूठा है। बीजेपी की नीतियां अब नेशन फर्स्ट नहीं बल्कि करप्शन फर्स्ट की ओर बढ़ चुका है। MNS के प्रमुख राज ठाकरे ने साफ शब्दों में बोल दिया कि यह मराठी मानुस के लिए आखिरी चुनाव है। अगर इस बार गलती हुई तो हमेशा के लिए हार हो जाएगी। मराठी लोगों के पास केवल बचा कुचा एक महाराष्ट्र का मुंबई क्षेत्र बचा हुआ है, जहां पर मुंबई पर कब्जा है मराठी समाज के लोगों का। लेकिन अगर ये कब्जा हटा तो मराठी समाज की राजनीति पूरी तरीके से बिखर जाएगी। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों BMC चुनाव को मराठी वर्सेस गैर मराठी का मुद्दा बनाकर मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों। मराठी मानुस हिंदुओं और महाराष्ट्र के हित में होने वाले सभी मतभेद भुला कर एकजुट होने की मांग करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र पर खतरे की वजह से ही उद्धव और मैं एकजुट हुए हैं। ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के नेता के अन्नामलई के बयान को लेकर भी राज ठाकरे इतने ज्यादा एग्रेसिव हो गए कि उनके मुंह से गालियां तक निकल गई दोस्तों। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अन्नामलई को मुंबई के अंदर प्रचार करने के लिए भेजा, जहां पर अन्नामलई ने ये बोल दिया कि मुंबई महाराष्ट्र का नहीं बल्कि एक ग्लोबल सिटी है, यानी पूरी दुनिया का एक अंतरराष्ट्रीय शहर है। मुंबई एक तरीके से महाराष्ट्र से बाहर बताने की कोशिश की जा रही थी। अन्नामलई के इसी बयान को लेकर राज ठाकरे इतने ज्यादा भड़क गए और जितना करेले का जूस कड़वा होता है उतने ही कड़वे भाव में उन्होंने बयान दिया दोस्तों। और कड़वे से जुड़ा हुआ एक अपशब्द यूज करते हुए बोला कि तुम्हारा मुंबई से क्या लेना देना है, तुम हमें बताओगे कि मुंबई किसकी है। और इतनी बातें सुनते ही वहां पर मौजूद लोग जोर से चिल्लाने लगे दोस्तों, यानी ऐसा लग रहा है कि मराठी वर्सेस
वर्सेस नॉन मराठी का मामला पूरी तरीके से यहाँ पर बन चुका है। महाराष्ट्र की राजनीति बीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि हिंदुत्व वर्सेस नॉन हिंदुत्व यानी हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाला मामला चलाया जाए। और असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा भी जो बयान दिया गया, उनकी पार्टी के द्वारा जो बयान आया है और बीजेपी के लोग जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मामले को एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस को पता है कि मराठी वर्सेस नॉन मराठी का ही मामला यहाँ चलेगा और इसीलिए अडानी के खिलाफ भी निशाना साधा जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, मराठी वर्सेस नॉन मराठी में मराठी वर्सेस गुजराती का भी मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि इस बार जो नतीजे होंगे उसी से पता चलेगा कि महाराष्ट्र के अंदर आखिर लोग क्या चाहते हैं। क्या हिंदुत्व का मुद्दा हावी रहेगा या फिर मराठी वर्सेस नॉन मराठी का मुद्दा हावी रहेगा? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगेश वर्मा का एक बार फिर से मीटिंग में अपमान हो गया। दोस्तों, उनको बैठक के दौरान कुर्सी नहीं मिली और सभागार से बाहर निकल आए और विधायक को कुछ देर के बाद अधिकारी मनाकर वापस ले गए। उनको कुर्सी पर बिठाया गया। नाराज होकर सभागार से बाहर निकलते हुए बीजेपी के विधायक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। रविवार को दोपहर को प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल लखीमपुर खीरी पहुंचे थे। प्रभारी मंत्री ने प्रेस वार्ता और बैठक का समय पहले 3 बजे दिया था, लेकिन इसके बाद 2:30 बजे का समय सूचना विभाग ने बताया। अधिकारियों और पत्रकार 2:30 बजे से पहले पहुंच गए और प्रभारी मंत्री का इंतजार होता रहा, लेकिन वो नहीं आए। करीब 1 घंटे के बाद सभागार के बाहर निकल गए। इसके कुछ देर के बाद प्रभारी मंत्री पहुंचे। लोगों ने बैठने के लिए यहां पर कुर्सी ढूंढने की कोशिश की तो काफी कम कुर्सियां लगी हुई थी। सभागार में पहुंचे सदर के विधायक को सीट नहीं मिली तो वो नाराज होकर बाहर निकलने लगे। इसकी जानकारी अफसरों को लगी तो खलबली मच गई और कुछ देर के बाद अधिकारी बाहर निकले और नाराज विधायक को वापस लाने के लिए, सभागार में लाने के लिए प्रयास करते रहे और मनाने की कोशिश करते रहे। लेकिन विधायक बार बार कह रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, वहां बैठने की कोई जगह नहीं है। एक तरीके से नाराजगी जता रहे थे और इससे पहले भी इनका विवाद हुआ था भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के साथ में दोस्तों, और उसने थप्पड़ तक मार दिया था विधायक को। इसके बाद बीजेपी के उस पुराने नेता के खिलाफ वैसे एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि आनाकानी के बाद जाकर काफी दबाव जब बनाया वर्मा ने, तब जाकर उनके मामले पर बीजेपी ने सुनवाई ली। इससे पता चलता है कि योगेश वर्मा जैसे बीजेपी के कई सारे विधायक है जिनका कोई सम्मान नहीं है पार्टी के अंदर। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर अंदरूनी संघर्ष को इंगित करता है, दिखाता है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बीजेपी वालों के साथ वही व्यवहार किया जा रहा है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी वाले दूसरे पार्टी के लोगों के साथ करना शुरू कर चुके हैं। यानी बीजेपी जो ट्रेंड लेकर आई थी कि पुलिस प्रशासन हर तरीके के तंत्र का इस्तेमाल करके साम दाम दंड भेद से सरकार बचाने और बनाने के लिए कोशिश करो, वैसा ही अब पंजाब के अंदर देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी और बीजेपी का विवाद अब और ज्यादा गहराता जा रहा है। आतिशी से जुड़े मामले को लेकर पंजाब में पूरी तरीके से रस्साकसी जारी है दोस्तों। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव से पहले एक राजनीतिक विवाद और ज्यादा आगे बढ़ गया। 26 जनवरी को होने वाले मेयर चुनाव से ठीक पहले चंडीगढ़ के वार्ड नंबर 4 की आम आदमी पार्टी की पार्षद सुमन अमित शर्मा बीजेपी ज्वाइन कर गई और इस ज्वाइनिंग को मेयर चुनाव के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ नगर निगम के सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सियासी हलचल के बीच में मामला तब विवाद में आ गया जब सुमन शर्मा के जेठानी कोमल शर्मा को पंजाब पुलिस ने सुबह 6 बजे चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया और इस संबंध में मोहाली के सोहाना थाने में एफआईआर दर्ज की गई। कोमल शर्मा पंजाब वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन सनी सिंह आहलूवालिया के मोहाली स्थित कार्यालय में क्लर्क के पोस्ट पर तैनात है। सनी सिंह आहलूवालिया चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी भी हैं। एफआईआर के मुताबिक चेयरमैन की ओर से मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। आरोप में कोमल शर्मा नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित नहीं होती थी, इसके बावजूद उन्हें वेतन मिलता रहा। पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 316(5) के तहत आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया है। मेयर चुनाव से ठीक पहले इस घटनाक्रम ने चंडीगढ़ की राजनीति में हलचलें तेज कर दी है। कुल मिलाकर दोस्तों चंडीगढ़ के अंदर वही चल रहा है जो भाजपा के राज्यों में अमूमन चला करता था, यानी जहां सरकार बनानी हो, जहां सरकार गिरानी हो, वो जो हरकतें होती है पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल किया जाता है। आम आदमी पार्टी भी लगभग उसी तरीके से बीजेपी को जवाब दे रही है। अगर आप भी मानते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार और तमिलनाडु के अंदर डीएमके सरकार और कर्नाटका की कांग्रेस पार्टी सरकार बीजेपी को उसी तरीके से जवाब देती है जैसा भाजपा के लोग जिस भाषा को बीजेपी के लोग समझते हैं। आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें
आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश इकाई ने बीजेपी मुख्यालय तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के मंत्रियों ने सिख गुरुओं का अपमान किया है, उन्हें सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए बीजेपी मुख्यालय की तरफ आ रहे थे। कार्यालय से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उनको आगे बढ़ने से रोक दिया और एक एक करके सबको हिरासत में ले लिया गया। आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज समेत पार्टी के कई और नेताओं को पुलिस स्टेट थाने लेकर चली गई, जहां पर वे धरने पर बैठ गए और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ लगातार विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हिंदुस्तान गुरु साहिब का अपमान नहीं सहेगा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी के सरकार ने मंत्रियों के द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर को लेकर बनाई गई फर्जी वीडियो और गुरु महाराज की बेअदबी के खिलाफ उनका ये प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो से बीजेपी की सिख विरोधी मानसिकता सबके सामने उजागर हो गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा के मंत्री और नेताओं की गुरुओं की बेअदबी के लिए सीएम रेखा गुप्ता को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों, पंजाब में क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है तो जानबूझकर आम आदमी पार्टी की नेत्री आतिशी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने गुरुओं का अपमान किया है, यानी सिख गुरुओं का अपमान किया है, और ये जानबूझकर ताकि पंजाब के लोगों में आम आदमी पार्टी के प्रति एक गुस्सा देखने को मिले। और इसके बाद दोस्तों, जो पूरा एक तंत्र तैयार किया गया था और उसके बाद जब जांच पड़ताल हुई तो मामला एकदम उल्टा मिला और भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा पर आरोप लगा है कि उन्होंने एडिटेड वीडियो यानी फर्जी वीडियो डाला था आतिशी का बदनाम करने के लिए। अगर आप भी मानते हैं कि इस पूरे मामले पर सही से इन्वेस्टिगेशन करके कपिल मिश्रा जैसे लोगों को दोषी मिलते ही जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी बड़े कांड में कपिल मिश्रा का नाम आ चुका है। तो अपनी राय जरूर लिखो बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया की निगरानी तथाकथित तौर पर मजबूत करने के लिए निगरानी टीम फिर से भेजी जा रही है। यानी विशेष गहन पुनर्निरीक्षण से जुड़े हुए निगरानी को मजबूत करने के लिए विशेष सूची पर्यवेक्षक यानी एसआरओ नियुक्त किया गया है। अधिसूचना के अनुसार रतन विश्वास और विकास सिंह और संदीप रेवाजी राठौड़ और शैलेश कुमार को एसआरओ बनाया गया है। एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि एसआरओ एसआईआर की प्रक्रिया और सत्यापन की प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी वैधानिक निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है, यानी नियम कानून का सही से पालन हो रहा है। एसआरओ की नियुक्ति मतदाता सूची से जुड़े निर्देशों के पारदर्शी और सटीक और एक रूपता के साथ क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के लिए है। वे जमीनी स्तर पर प्रक्रिया की स्वतंत्रता से समीक्षा करेंगे और किसी भी तरीके की गड़बड़ी होने पर तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने के लिए बोलेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, ये जो पश्चिम बंगाल के अंदर एक के बाद एक लोग नए भेजे जा रहे हैं, एसआरओ भेजा जा रहा है, कभी एक नया लिस्ट तैयार किया जाता है संदिग्धों के नाम पर, तो इससे पता चल रहा है कि पश्चिम बंगाल को लेकर चुनाव आयोग कुछ ज्यादा ही एफर्ट लगा रहा है। जबकि चुनाव आयोग को यह देखना चाहिए था कि पश्चिम बंगाल के अंदर बिहार से भी कम लोगों के नाम कटे तो अच्छे तरीके से एसआईआर हुआ, लेकिन क्योंकि और भी कई नाम काटने हैं जो अंदेशा जताया जा रहा है, तो ये सारी चीजें चल रही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें प्रदेश उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि पूरे प्रदेश के अंदर हम यानी उत्तर प्रदेश के अंदर 30 रैलियां करने जा रहे हैं, जिसका पूरी तरीके से समापन किया जाएगा। अंत में लखनऊ के अंदर महारैली करके यानी एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। अलग अलग जिलों के अंदर रैलियां होंगी और टोटल 30 रैलियों का टारगेट है। बनारस में 8 फरवरी को एक बड़ी जन रैली की जाएगी, जनसभा रैली की जाएगी और प्रियंका गांधी इसको संबोधित करते हुए नजर आएंगी। यानी 12 तारीख आज से प्रियंका गांधी के जन्मदिन से कांग्रेस पार्टी 100 दिनों का कार्यक्रम करने जा रही है और इस कार्यक्रम के दौरान ये सुनिश्चित करना पार्टी के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन उनको मिले और अलग अलग क्षेत्रों में रैलियां हो। 30 रैलियां छोटे स्तर पर होगी और 8 तारीख को हाई प्रोफाइल मेगा रैली होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन के विस्तार को लेकर लगातार प्रयास कर रही है और उसी प्रयास के अंतर्गत ये फैसला लिया गया है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अयोध्या के अंदर राम मंदिर जन्मभूमि परिसर के अंदर कथित रूप से नमाज पढ़ने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। कश्मीरी व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब बताई जा रही है। पुलिस ने उसे पकड़ा, तब रिपोर्ट के आधार पर उसे परिजनों के हवाले कर दिया गया। एसपी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी ने बताया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति अहद शेख के परिजनों ने दावा किया कि वो मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं और इस पूरे मामले पर अलग अलग लोगों की जो प्रतिक्रिया आई दोस्तों वो भी काफी ज्यादा लगती है। आप लोग जानते हैं कि बीजेपी के समर्थकों ने क्या कुछ बोला होगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें इंदौर के अंदर दूषित पानी से 20 मौतों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने इंदौर के अंदर न्याय यात्रा निकाली है और जबरदस्त तरीके की न्याय यात्रा निकाली गई है। यात्रा इस तरीके की थी कि तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि हर जगह तिरंगा
तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। दूषित पानी से 20 मौतों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने इंदौर के अंदर ये न्याय यात्रा निकाली है। आप लोग अगर मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की ये यात्रा एकदम सही तरीके से निकाली जा रही है, ऐसे ही बड़े स्तर पर यात्राएं निकलनी चाहिए ताकि मैसेज क्लियर कर जाए बीजेपी वालों को कि अगर वो सरकार में है और इस तरीके से लोगों को दूषित पानी पिलाकर मारा जा रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है, जिसे बार बार गिनवाया जाएगा और डंके की चोट पर विरोध किया जाएगा। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता मीडिया वाले से दुर्व्यवहार करते हुए इसे बेफिजूल का मुद्दा बताते हैं, तो इससे भाजपा के नेताओं का अहंकार भी साफ तौर पर झलकता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों इस पूरे प्रोटेस्ट के बारे में। साथ साथ गुजरात में सोमनाथ मंदिर में रविवार की सुबह एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ का जल अभिषेक कर रहे थे, बल्कि हाथ में डमरू लेकर शिव शक्ति शिव भक्ति में रमे रमे नजर आ रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने आने के बाद अब नेहा सिंह राठौर ने तंज कसा है। दोस्तों नेहा सिंह राठौर कहती है कि मदारी डमरू बज रहा है, लोग दूषित पानी पीकर मर रहे हैं, जो नहीं मर रहे वो तमाशा देख रहे हैं, अपनी बारी आने पर मरेंगे, जब तक जीवित है देश हित में चुप रहेंगे। मदारी गमछा लहरा रहा है, जनता पागल हो रही है, तमाशा देख रही है, ताली पीटने के लिए पैसा नहीं देने होंगे, पैसा मदारी देगा। कुल मिलाकर दोस्तों तंज कसते हुए वो सारी बातें बोल रही है, जिससे बीजेपी के लोग और ज्यादा चिढ़ गए हैं और इस पूरे मामले पर अब इनके खिलाफ फिर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। साथ साथ दोस्तों आने वाले 20 से 30 वर्षों के अंदर भारत विश्व गुरु और हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये दावा है मोहन भागवत का। यानी जब देखो तब मोहन भागवत इसी तरीके की बातें करते रहते हैं दोस्तों। उसके बाद कहते हैं कि संघ को जानने के लिए संघ में आओ, यानी मुस्लिम समाज और अन्य लोगों से संघ में जुड़ने की अपील भी करते हैं। इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आरएसएस का एजेंडा देश को पूरी तरीके से 1947 से पीछे ले जाने का है। शायद यही बड़ा कारण है कि 20 से 30 साल में हिंदू राष्ट्र बनाने के दावे किए जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि संवैधानिक राष्ट्र था, है और रहेगा, भारत संविधान से चलता आया है, चलता है और चलता रहेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान सर्वोपरि है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों और जय भीम जरूर लिखेगा। देख रहे थे आप लोग का अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का जुड़े रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।